Okay, so let's start with IR once more. And कल हम बात कर रहे थे about Indian foreign policy. So we were in the 1990s, and our focus was on the transformation of Indian foreign policy post Cold War. Cold War तो हमने पढ़ लिया था पूरा, नाम देखा था हमने, पंचशील देखा था, right? But during the 1990s, since we did not had a sort of a backing from USSR, and the world became unipolar, so उस समय इंडिया ने क्या ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी फॉरेन पॉलिसी में. आर फोकस वाज मोर ऑन इकोनॉमी, सो वी स्टार्टेड विद द लुक ईस्ट पॉलिसी which transformed to act east under मिस्टर मोदी. तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ करते रहना साथ में, तो बेटर रहेगा कि आपको हॉलिस्टिकली कवर हो जाएगा. जो खासकर इस बार मेंस दे रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं. बाकी जो मेंस बाद में देंगे उनके लिए मैं दोबारा क्लासेस लूंगा, सोचा हुआ है मैंने, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज अबाउट इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. तो आप वो देखोगे लुकी स्टैक्टी. सेकेंड हमने बात करी थी अबाउट द गुजराल डॉक्ट्रिन, राइट. And we focus on the principle of, particularly on the principle non-reciprocity. And I told you कि पंचशील और को parallelly देखोगे तो they are more on the same lines. And जो क्वेश्चन आएगा गुजराल डॉक्ट्रिन लंबे में आता है डिस्क्रिप्टिव में, तो what you have to do is you have to memorize the principles plus then the examples associated with it. तो मैंने कल आपको एग्जाम्पल भी बताए थे. उसके बाद हमने बात करी थी द वन ऑफ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रैटेजिक, राइट. वी लुक एट द स्ट्रैटेजिक डायमेंशन. तो उसमें हमने बात करी थी इंडिया बिकेम न्यूक्लियर. सो व्हाट वाज द न्यूक्लियर पॉलिसी एंड एसोसिएटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट. ठीक है, तो कल हमने वहां पे रुके थे, राइट. Now today one more dimension, since the major focus of India was on economic development, right? We initiated the LPG reforms, so we required a lot of what we say energy, because without energy, without electricity product generation, आप अपनी इंडस्ट्रीज नहीं चला सकते, ठीक है ना. एंड मोर ओवर कंज्यूमरिज्म भी आ रहा था, तो एनर्जी इंपोर्ट बढ़ ही रहा था. तो इंडिया, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इंडिया इज एनर्जी स्टार्व कंट्री. वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स. सो फॉर पेट्रोलियम मोर देन 80%, ठीक है, जितना भी है हमने थोड़ा बहुत करते हैं. जैसे आप जनरली केजी बेसिन के बारे में सुनोगे, कृष्ण गोदावरी बेसिन या बॉम्बे हाई, या फिर अभी असम में भी कुछ दोबारा और कुछ मिला है हमें, ठीक है ना. जो पुराना था वो तो है ही है, लेकिन और भी आपको एक्सप्लोर करा आपने और थोड़ा सा और मिला. अभी रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है ना, जहाँ पे आपकी फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात थी, लास्ट वीक की बात है. पर देखोगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मिला है. तो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए MOEF ने शायद दे दी है परमिशन कि आप वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है. डिगबोई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिगबोई तो सबसे पुराना हो गया. सो सिंस वी आर डिपेंडेंट ऑन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड एंड फॉर नेचुरल गैस. नाउ नेचुरल गैस इज व्हाट, क्या होता है नेचुरल गैस का फॉर्मूला, क्या होता है? साइंस, तेज बोलो, आवाज आवाज नहीं आ रही. मीथेन, CH4, राइट. सो वो भी हम लोग बाहर से ही ज्यादा मंगाते हैं. नाउ so for economic development we require a lot of energy. We are energy starved. So what is the foreign policy with respect to energy, right? कि हम लोग एनर्जी इंपोर्ट को सिक्योर कर पाए, ठीक है. क्योंकि साफ सी बात है, अगर इकोनॉमी स्टैंड स्टिल में आ गई, सो दी GDP विल गो डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. एंड जो मेजर एक कोई भी गवर्नमेंट है उसका सोल प्रेरोगेटिव क्या होता है कि भैया एम्प्लॉयमेंट रहे, स्टेबिलिटी रहे, राइट. एंड सिंस एनर्जी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट विच इज रियली इंपॉर्टेंट टू इट, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी इसका इन्फ्लुएंस रहता है, ठीक है. तो हमने क्या करा है, इसके लिए इनिशिएटिव क्या ले रखे. अगर हम बात करें, नंबर 1 इज ONGC विदेश, राइट. सो इट्स one of the arms of ONGC which goes outside India for oil exploration plus also buying oil fields. तो अगर आप देखोगे ONGC विदेश के काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, सूडान में है,
ठीक है, आई थिंक वेनेजुएला में भी है, अभी वेनेजुएला में है। इसके अलावा रशिया वगैरह में काफ़ी है। रशिया में जैसे शैखलिन ऑयल फील्ड्स है, स्पेलिंग देख लेना, शैखलिन SAKHLIN, शैखलिन ऑयल फील्ड्स, ठीक है। इसके अलावा ओनजीसी ने इंपीरियल एनर्जी इसको एक्वायर किया था। तो ओनजीसी विदेश ने काफी इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं, और ये कभी कभी न्यूज में रहता भी है कि क्योंकि खासकर अभी रहा जब इंडिया और रशिया का ऑयल ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा, और उसमें शैकलिन 2 ये ऑयल गैस वन इसमें फील्ड होते हैं 1 2 ऐसे से, तो ओनजीसी का री इन्वेस्टमेंट की बात हुई, ठीक है ना। सेकेंड इज, ठीक है, to secure energy, other initiative which have been taken, though they have been frozen now, but still, since we do not have any other thing to mention, we will mention these things also. So there was one proposal way back which was called the IPI, ठीक है। Now what is the IPI गैस लाइन ईरान पाकिस्तान इंडिया। तो ये गैस लाइन थी जो ईरान से स्टार्ट हो रही थी, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में एंटर करनी थी, लेकिन अब ये बिकॉज ऑफ दी एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स अ नॉन स्टार्टर। मोर ओवर यूएस का प्रेशर रहा है that US did not wanted that it want to isolate what this sorry ईरान, तो उसके चक्कर में प्रेशर रहा इंडिया को कि भैया इसको ठंडे बस्ते में डालो, ठीक है ना। बिकॉज अगर आप यूएस की फॉरेन पॉलिसी देखोगे तो दे कॉल व्हाट दे हैव डिवाइस्ड अ टर्म, फॉर्मुलेटेड टर्म व्हिच कॉल एक्सिस ऑफ इविल। जैसे आजकल आप एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस सुन रहे होंगे, सुना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने बना रखा है, द ट्रिपल एच, WWF वाला नहीं, ट्रिपल एच कौन सा, हिजबुल्ला, हमास और कौन बचा, हूती, है ना। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आजकल न्यूज में आ रहा है हर रोज, ठीक है। ऐसी यूएस कंसिडर्स सर्टेन कंट्रीज एज एक्सिस ऑफ इविल। नाउ व्हाट आर दीज एक्सिस ऑफ इविल? इट्स रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ये तीन। तो अगर आपने न्यूज पढ़ रहे होंगे तो जब इंडिया ने रशिया से आज से कुछ साल पहले जो डील करी थी एयर डिफेंस जो मिसाइल्स हैं, ठीक है ना, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए, S-400 ट्रायम्फ, राइट। तो उस समय एक पर्टिकुलर एक्ट, डोमेस्टिक लॉ ऑफ यूएस वाज आल्सो इन न्यूज कॉल्ड कैट्सा, याद है। तो कैट्स, तो उस समय तो वो किस कंट्रीज अगेंस्ट था? दोस कंट्रीज व्हिच वर कंसीडर्ड एज एक्सेस ऑफ इविल बाय द यूएस। तो उनसे जो ट्रेड करेगा उसके ऊपर कैट्सा लगना था, ठीक है। ओके, तो ये आईपीआई अब ठंडे बस्ते में। ऐसी दूसरी है, तो यूएस वाज ट्राइंग टू प्रमोट दैट कि ये छोड़ के कि इंडिया इसमें आ जाए, कि ईरान को आइसोलेट करने के लिए, तापी। तो इट इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। अब ये ठंडे बस्ते में है, वाई? साफ सी बात है, इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी के चक्कर में। बट देवर गुड प्रपोजल्स बिकॉज इंडिया इज एनर्जी स्टाफ्ड, सो हमें काफी कुछ गैस यहां से मिल सकती थी, ठीक है। थर्ड, अभी लास्ट ईयर ही या इस साल की स्टार्टिंग में, या इस साल की स्टार्टिंग में शायद, जितना जब आपने अगर न्यूज में पढ़ा होगा, जो इंडिया के नेवी के पर्सनल कतार में पकड़े गए थे, उसके बाद उनको रिलीज कर दिया। तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि इंडिया ने कतार के संग डील कर दी, उसके बाद उनको रिलीज करा। और डील हुई थी, अब ये नहीं पता कि क्या उसके बैक उसमें क्या चल रहा था, पीछे क्या चल रहा था। तो कतार के संग डील क्या करी है, 2048 तक अप्रोक्सीमेटली 80 बिलियन यूएसडी हम लोग इंपोर्ट करेंगे नेचुरल गैस फ्रॉम कतार एट द सेम प्राइसेस जो आज के हैं। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन मे बी, राइट। सो ये हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर करने के लिए किया, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस पे ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि एनर्जी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे रही है। तो आप ये 3 पॉइंट ऐसे बता सकते हो। फिर कंक्लूजन अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे? कंक्लूजन में आप डाल सकते हो कि ऑब्वियसली इंडिया हैज आल्सो चेंज सर्टेन डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पॉलिसी, ठीक है ना। तो आप ये आईआर का पार्ट, मतलब सॉरी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है, डोमेस्टिक पॉलिसी है, तो ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो हेल्प
ये सुना होगा आपने, हेल्प सुना है? इंडिया की जो एक्सप्लोरेशन पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोकार्बन्स, मतलब तेल गैस, उसके लिए तो पहले इसको बोलते थे नेल्प, NELP, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी। अब इसका नाम कर दिया है हेल्प। आपका होमवर्क है, हेल्प में कुछ मेजर प्रोविजंस आप देख लेना। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पॉलिसी, ठीक है, ये मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूं यहां पे। फिर आर रिन्यूड फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, साफ सी बात है रिन्यूएबल एनर्जी में हमें काफी फोकस है, एंड यू रीड इट इन बेसिकली इन एनवायरमेंट, राइट। जो इंडिया के टारगेट्स वगैरह हैं हम यहाँ इसको नहीं पढ़ेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, अगर आपको फॉरेन पॉलिसी से कुछ एसोसिएट करना है तो एक चीज आप कर सकते हो इसमें, एनीवन तो बता सकता है क्या हो सकती है? नहीं नहीं, इसमें हम करेंगे ISA, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर एक तो ये हो गया, दूसरा आप हाँ अगर न्यूक्लियर एनर्जी को करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी के रिस्पेक्ट में बात करनी है तो न्यूक्लियर एनर्जी में कौन सा है, 123 एग्रीमेंट, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील बोलते हैं इसको, 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। एंड इंडिया हैज साइंड सच सिविलियन न्यूक्लियर डील्स स्टार्टिंग फ्रॉम मिड 2000s अभी तक, राइट। तो अब क्या है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी में अगर बात करेंगे, आपको लिखने के लिए आया ही, तो आप बात करोगे इंडिया की डील यूएस के साथ, फिर फ्रेंच कंपनीज के साथ। तो फ्रेंच जैसे है आपकी कुछ जगह पे अभी दे आर स्काउटिंग फॉर प्लेस, जगह वगैरह खरीद ली है उन लोगों ने। जैसे मीठी विर्दी है आपकी गुजरात में, ठीक है, जैतापुर जैतपुर जयपुर है ना, वहां पे भी खरीदा हुआ है। तो वहां पे जनरली आप देखोगे जो बाहर की न्यूक्लियर एनर्जी कंपनीज हैं उनके साथ है, जैसे फ्रेंच की अवेरा है। ऐसे अगर हम बात करें रशिया के साथ कुडनकुलम, कुडनकुलम सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो अगर या पेरिफेरल पॉइंट में डालोगे आंसर के, ठीक है ना, लास्ट पॉइंट होगा आपका रिन्यूएबल एनर्जी वाला, बाकी पहले आप इनको डालोगे। गेटिंग माय पॉइंट? बाकी शेल गैस है, ठीक है, इसको मैं ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, ये आपका आंसर में नहीं आएगा, डोमेस्टिक पॉलिसी तो नहीं आएगा, लेकिन आप वो डाल सकते हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो ये हुआ एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। तो ये ज्यादा मेजर पॉइंट थे जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो थी 1990s पे। इन जो मैंने आपको चार पांच चीजें बताई, चार पांच एस्पेक्ट्स बताए, इनके पर ज्यादा फोकस था, ठीक है। नाउ वी विल टर्न टू इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, जो इंडिया की रिलेशनशिप है अपने आजू बाजू कंट्री के साथ, और यहां से क्वेश्चन आता आता है, ठीक है। मैं पहले उस पार्ट पे फोकस करूंगा जो जनरली आप लोग इग्नोर करते हो, और फिर मैं आऊंगा बायलैटरल रिलेशनशिप्स में, ठीक है। बायलैटरल रिलेशनशिप अभी, सिंस द एग्जाम इज वेरी नियर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट एज फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट बायलैटरल रिलेशनशिप, इंडो भूटान, इंडो नेपाल, इंडो पाकिस्तान, इंडो चाइना, इंडो म्यांमार, तो क्लासेस बहुत लंबी हो जाएंगी। सो the smart work, if the smart thing to do would be that I'll tell you something, ठीक है ना, जैसे ये इसका इंट्रोडक्शन है, you need to understand the basic narrative behind why we need the neighbors, what are the major issues with our neighbors। जो स्पेसिफिक है उनके लिए मैं आपको एक टेम्पलेट बताऊंगा कि बायलैटरल रिलेशनशिप पढ़ते कैसे हैं, और फिर आप उसको, मैं एक जो जिनके पास किताब हो किताब से फॉलो करो, और जो करंट का पार्ट है मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारी ऐसी बायलैटरल जो इंपॉर्टेंट न्यूज रही है उसको आप वहां ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि वो फिर मैं एक एक चीज पढ़ाने लगा तो थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ओके, फर्स्ट थिंग इज, अगर हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं, सो इफ यू सी द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1947, our focus has been on neighborhood. If you even look at the Gujarat Doctrine, which we studied yesterday, it was basically with respect to its neighbors, right? पंचशील के बारे में बात करी तो पंचशील भी हमने चाइना के साथ करी थी, और उसके बाद भी हमारा ये रहा है कि नेबरहुड से के साथ हम किस तरह अपनी रिलेशनशिप सही बना के रखें। Similarly, when Mr. Modi came into power, his first focus was on the neighborhood. नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आई थी, पहली पॉलिसी उनकी, है ना, 2014 में। सो व्हाई इज सो कि हम नेबरहुड के ऊपर इतना फोकस क्यों है? तो पहली चीज हमें ये डिस्कस करनी है। दूसरी चीज हमें ये डिस्कस करनी है, अगर आप अभी फॉलो कर रहे होंगे न्यूज वगैरह, तो
इंडिया की जो रिलेशनशिप अपने नेबर्स के साथ है, दो वी स्टार्टेड वेरी वेल 2014 के बाद, बट थिंग्स हैव टेकन अ ड्रास्टिक टर्न विद रिस्पेक्ट नेबर्स। कोई भी उठा लो, आप नेपाल उठाओगे, बांग्लादेश लेटेस्ट रहा है, मालदीव, श्रीलंका, एवरीवन। सो कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं। व्हाई इज इट सो? सो हम इसमें बात करेंगे कि यूनिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्यों बार बार ऐसे इशू आ जाते हैं। ठीक। थर्ड इज व्हाट शुड इंडिया डू नाउ। तो ये तीन एस्पेक्ट है जो आपको देखने हैं इसमें, एंड if you follow this, so you will be able to understand what are the major issues. So first thing is why neighborhood is important. Fine. तो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे, ठीक है, कोई भी कंट्री जो मेजर पावर बनी है वो ऐसे नहीं बनी है कि वो आइसोलेशन में बन गई। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ वेरी पीसफुल नेबरहुड, बिकॉज आपका लिमिटेड रिसोर्सेज है। अभी इंडिया की रिसोर्सेज की बात करें तो इतनी लड़ी ज्यादा जनसंख्या है, अगर आपका नेबरहुड अनस्टेबल रहेगा तो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, जो आप इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हो, इंसर्जेंसी बढ़ जाती है। अभी देखो नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, तो आपकी फोकस डेवलपमेंट छोड़ के सिक्योरिटी पे ज्यादा होता है, एंड जो लिमिटेड रिसोर्स है वो डाइवर्ट होने जाती है। ठीक है, तो पहला रीजन तो यही है कि भैया आपको एक पीसफुल नेबरहुड चाहिए। और दूसरा, हिस्टोरिकली जो देखा गया है, इट्स ऑलवेज द रीजन विच राइजेस रादर देन जस्ट अ सिंगल कंट्री। ठीक है, भले वो यूएस कनाडा है, नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका पूरा एक साथ राइज हुआ, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूएस हो गया बाकी सब गरीब गरीब रह गए। या फिर वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वेस्टर्न यूरोप एज अ रीजन राइज करा है। ठीक है, तो इंडिया को भी इसलिए पीसफुल नेबरहुड चाहिए। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, देखो जो भी कंट्री डेवलप होती है तो ऑब्वियसली इट्स मेजर फोकस इज ऑन एक्सपोर्ट्स। साफ सी बात है, कुछ प्रोड्यूस करें और इंडस्ट्रीज लगाएं एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो दे कैन नॉट बी मेज डेवलपमेंट विदाउट अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग। कि मैन्युफैक्चरिंग, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, मैन्युफैक्चरिंग में आपको सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, लो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड नहीं चाहिए। एंड देख वहां पे इकोनॉमी ऑफ स्केल आप रियलाइज कर सकते हो। तो तभी इंडिया का देखो, भले इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग अभी ड्रम इतना अच्छा नहीं है, डोल ड्रम्स में है, राइट। सो हार्डली इट कॉन्ट्रीब्यूट्स व्हाट 12 to 15% ऑफ द जीडीपी, राइट। और इंडिया का फोकस हमेशा उसमें रहा है। तो आप देखोगे हर एक डिस्पेंसेशन में नई नई पॉलिसी आती है, जैसे अभी मेक इन इंडिया आई है, और लेटेस्ट कौन सी आई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। एप्पल कैसे आया इंडिया में? क्या बोलते हैं उस पॉलिसी को? क्या हो गया है बच्चा? कैसे लिखोगे आंसर अगर ऐसे भूलते रहोगे? ठीक है, सोचना इस बारे में, अगर याद आएगा बता देना। ठीक है, ओके। तो साफ सी बात है, अगर आपको डेवलप करना है तो मैन्युफैक्चरिंग बेस प्लस वो जो प्रोडक्ट्स हैं आपके वो एक्सपोर्ट करने हैं। अगर आपके पास जो आस पड़ोस के देश गरीब हैं तो आपकी एक्सपोर्ट वैसे ही नहीं होगा, डिमांड ही नहीं होगी। ठीक है, सो बिकॉज इफ द नेबरहुड इज पुअर देयर विल बी नो मार्केट टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट्स। साफ सी बात है। द थिंग इज दैट्स व्हाई योर नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले आप ट्रेड नेबर से ही करते हो, राइट। थर्ड इज इंटरनल सिक्योरिटी इशू, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इंडिया फेसेस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज फ्रॉम ऑल द एंड्स, राइट। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करो, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार इज अनस्टेबल, अभी बांग्लादेश भी अनस्टेबल हो चुका है, नेपाल में हमेशा इशू चलता रहता है, राइट। सो हाँ, हाँ, ठीक है ना। तो ये एक इशू और है। तो दैट्स व्हाई, और as I said before also, that you need a stable neighborhood, right? Fourth is world perception of India. Now India wants, right, to become a major power, right? हम लोग, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे लीडर्स हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग, you can say one of the countries which is rapidly rising, right? इकोनॉमी बहुत तेज बढ़ रही है, अभी वर्ल्ड जो इकोनॉमी है इट इज स्लंप में है, लेकिन इंडिया इज अ ब्राइट स्टार, ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं। एंड इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन कमिंग ईयर्स, राइट। वी आर टारगेटिंग $5 trillion इकोनॉमी,
and we aspire to become a global power, right? Now when you become a powerful country, so other countries as जो आपको देख रही हैं, दे विल सी दैट कि आप बाकी जो छोटी कंट्रीज हैं उनसे ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है ना? यू कैन नॉट बुली देम। तभी तो सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट आया, यू हैव टू बी वेरी बिनाइन, ठीक है ना? कहीं ऐसा नहीं आप बुली करते हुए चल, जैसे चाइना की जो इमेज है जनरली जो नेबरिंग कंट्री साथ है अच्छी नहीं है। द थिंग इज, एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ व्हाट, द यूएनएससी, हाई टेबल में बैठना चाहते हैं, तो वहां पे आप कितनी रिस्पॉन्सिबल पावर हो, दैट काउंट्स। सो how does India treats its neighborhood is also seen by all the global powers. So that's why the perception of India depends on that कि आप अपनी neighborhood से कैसे, that's why neighborhood is important, ठीक है? Last but not the least, now strategic importance, neighborhood की strategic importance कैसे है? अभी आप देखोगे आगे जाके भी कि now these days all the neighboring countries, since they have some issue with India, they वहां के जो politicians हैं they are always trying to use the Chinese card कि चाइना को हमेशा इंडिया के संग किसी तरह कॉम्पीट करवा दें वहां पे, जैसे भले नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कि they use the China's card and China is using that so that it could, because अभी चाइना और यूएस के बीच में कंपटीशन चल रहा है, राइट? तो China has become more as a global power, right? But the only country which could challenge China in Asia is India. अब चाइना नहीं चाहता, ऑब्वियसली क्यों चाहेगा कि उसको कोई चैलेंज करे, तो इट वांट्स कि इंडिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू इन द सब कॉन्टिनेंट इटसेल्फ। यूएस भी ट्राई कर रहा है कि इंडिया को किस तरह पुश करे चाइना के अगेंस्ट, तो पिविट टू एशिया एक पॉलिसी थी ओबामा के टाइम पे, पिविट टू एशिया बोलते थे, तो क्वाड बनाया, जैसे आपने देखा क्वाड भी बनाया हुआ है। तो चाइना क्या करता है कि जो इंडिया का नेबरहुड है किसी तरह से इंडिया वहीं पे एंगेज रहे, तो उनकी वहां पे एंटी इंडिया एक्टिविटीज को भी प्रमोट करता है। प्लस आपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी पढ़ी थी, राइट? एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया, सो इट इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया राइट फ्रॉम चित्तगोंग इन बांग्लादेश, फिर म्यांमार में हम्बनटोटा श्रीलंका, फिर पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट, ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती आ गया। तो थिंग इज कि the neighborhood is strategically important for India. आया समझ? Else जितनी भी ये कंट्रीज हैं अगर इनस्टेबल होंगी या फिर एंटी इंडिया एक्टिविटीज रहेंगी, तो इंडिया के लिए हमेशा कोई ना कोई इशू रहने वाला है, ठीक है ना? ओके, सो दिस इज व्हाई नेबरहुड इज इंपॉर्टेंट। नाउ जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कोई ना कोई इंडिया की जो रिलेशनशिप विद इट्स नेबरहुड इज नॉट एट इन गुड टर्म्स। वी स्टार्टेड गुड, जैसे वी स्टार्टेड वेल अभी 2014 में भी, लेकिन इफ यू सी द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप, it has taken a lot of ups and downs. There are lots of ups and downs with each and every country. ऐसा नहीं कि बहुत स्टेबल रही हो अपार्ट फ्रॉम भूटान। उसके अलावा आप देखोगे इंडिया की जो रिलेशनशिप है कभी हाई रही है, कभी लो रही है, कभी हाई रही है, लो रही है, एंड इट्स अ कंटेंट, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ व्हाट वी कैन से रेप्लिकेट होती रहती है। नेपाल देख लो या फिर अभी बांग्लादेश देख लो, कोई भी कंट्री उठा लो। सो व्हाई इज इट सो? So we will talk about the macro level reasons why there are issues with, what are the issues with the neighboring countries जो कि हमारे साथ कुछ ना कुछ इंडिया के संग इशू आता है। तो पहली बात करते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। नाउ if you see all these countries, now at one point of time they were part of the Indian, you can say India only, ठीक है? वो तो अब जो हम बात करते हैं कि द नेशन स्टेट का कंसेप्ट, ठीक है ना, कि नई नई कंट्रीज बन गई, द मॉडर्न कंट्री, मॉडर्न नेशन स्टेट हैव फॉर्म्ड, बट इफ यू सी कल्चरली दे वर टाइड टू इंडिया कहीं ना कहीं से। You talk about any country in the subcontinent, so if you talk about Pakistan, it is part of India, right? तो अब पाकिस्तान में क्या इश्यू होता है? पाकिस्तान का जो पूरा पूरा जेनेसिस है, ठीक है ना, पाकिस्तान में कितना लिखा है, पूरा जेनेसिस है वो टू नेशन थ्योरी के बेसिस पे है कि व्हाट वी आर
वी आर नॉट इंडियंस, ठीक है ना। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी पूरी रिलीजियस टर्म से बनाने की कोशिश करी है, ठीक है ना। एंड दे हैव ट्राइड टू प्रमोट थिंग्स कि जैसे कि वो एंटी इंडिया है। सो दे हैव ट्राइड टू बी टर्क्स एट वन टाइम, दे हैव ट्राइड टू बी अरब एट वन टाइम, कि हम लोग, हमारी जो उनकी हिस्ट्री है किसी तरह से उनसे कनेक्ट हो जाए और हम इंडिया से दूर हो जाए। और इसके तहत वो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, ठीक है ना वो अरब है, ना वो टर्क्स हैं, ठीक है ना, वो सेंट्रल एशिया से कहीं बिलोंग करते हैं, दे आर बेसिकली फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ, दे आर कन्वर्टेड, यू नो दैट, राइट। तो अगेन आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अब कैसे हरकतें करते हैं, कभी इंडिया की मूवीज बैन कर देंगे, इंडिया के म्यूजिक बैन कर देंगे, ठीक है ना, इंडिया के सीरियल्स बैन कर देंगे। क्यों करते हैं? उनको डर यह है कि जो आइडेंटिटी है, बिकॉज हम नेशन स्टेट की बात करते हैं, व्हाट वी टॉक अबाउट नेशन स्टेट, राइट। नेशन, नेशन स्टेट में नेशन जो है, नेशन इज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन बॉन्ड, and that bond could be anything, and the role of the state is to develop that identity। अब वो आइडेंटिटी डेवलप कैसी हो, ठीक है ना। यूरोप वगैरह में तो आराम से हो गई थी, लैंग्वेज, ठीक है ना, द फ्रांस फॉर फ्रेंच, राइट, जर्मनी फॉर जर्मन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां पे इशू है कि वो अपनी आइडेंटिटी कैसे डिफाइन करी जाए, और वो जब भी आइडेंटिटी को डिफाइन करेंगे कल्चरली, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की तरफ आएंगे। उनका कपड़े से लेके गाना सब कुछ अपने जैसा ही है, ठीक है। Similarly, if we talk about any other country, maybe Bangladesh. Now, Bangladesh, if we talk about Bangladesh as a nation, so there are two identities basically. Either they are Bengali or Islamist identity, and this has been always in conflict. ठीक है ना? जब वो बांग्लादेश पैदा हुआ, so they said कि भैया हम बंगालीज हैं, ठीक है ना, and we are being discriminated by the western part of Pakistan, जो पाकिस्तान है, कल्चरली। तो अगर आपने इंडो पाक जब बांग्लादेश का जो पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ोगे, तो वन ऑफ द मेजर रीजन वाज आइडेंटिटी आल्सो, राइट। तो वहां पे एक तो बंगाली आइडेंटिटी होगी आपकी, बट स्टिल उनकी जो इस्लामिक आइडेंटिटी है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो व्हाट यू सॉ रिसेंटली ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बांग्लादेश, अगेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नाउ, जैसे वहां पे जमाते इस्लामी हैज टेकन अपर हैंड, तो वहां पे उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अगेन वॉट एवर दे डू इज, अब भले वो बंगाली हो इस्लामिक हो, अगेन इट विल कहीं ना कहीं कनेक्ट कहां से होगी, इंडिया से कनेक्ट होगी, क्योंकि आए तो यहीं से, है ना। सो अगेन देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ स्विंग। अगर आप बांग्लादेश में शेख हसीना की पॉलिसीज देखोगे, तो शी वाज, उनकी बंगाली आइडेंटिटी पे ज्यादा फोकस था, नॉट, एंड शी साइडलाइंड ऑल द इस्लामिक वो, राइट। लेकिन अब स्विंग हो गया है यहाँ पे। सो अगेन दिस इज सॉर्ट ऑफ एन आइडेंटिटी क्राइसिस व्हिच दे आर गोइंग थ्रू, एंड इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी इन द रीजन, जैसे अभी हुआ है। या फिर अगर आप बात करोगे श्रीलंका की, बात कर लो। नाउ श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में मेजॉरिटी आर बुद्धिस्ट, राइट, सिनलीज, एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, वहां पे आपके तमिलियंस हैं, and Tamilians share a common bond with the Tamils in South India. So when the Sri Lankans see India, they see through the lens of the Tamils. प्लस बुद्धिज्म की बात करोगे तो बुद्धिज्म का भी कनेक्शन कहीं ना कहीं इंडिया से ही आता है, राइट है। तो बुद्धिस्ट सर्किट बन तो रहा है अभी, तो बुद्धिस्ट सर्किट में अभी बातें चल रही हैं ऐसी। तो थिंग इज, what I'm trying to say here is that most of the countries around India have an identity crisis, and they perceive India as what we call as a big brother। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि अपनी आइडेंटिटी किस तरह भी डिफाइन करें, लेकिन घूम फिर के यहीं पे आ जाती है, ठीक। बिग ब्रदर सिंड्रोम। नाउ बिग ब्रदर सिंड्रोम क्या है? दे सी इंडिया, नाउ इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट हो गई है, और प्लस अगर नेपाल, भूटान, श्रीलंका सबकी भी करोगे तो दे आर वेरी स्मॉल रिलेटिवली। इकोनॉमिकली इंडिया इज द मोस्ट डायनेमिक, वी आर लिविंग इन द मोस्ट डायनेमिक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, प्लस रिलेटिवली इनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक। तो उनका जो इंडिया के प्रति वो रहता है रवैया, सो दे सी इट इंडिया एज अ बुली एट टाइम्स, और सो क्या बोल रहे हैं हम, बिग 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 ब्रदर सिंड्रोम, ठीक है ना, कि दे सी इंडिया एज अ बिग ब्रदर हु इज एट टाइम्स अ बुली, एंड वो अपनी जो पॉलिसी है वो थोपता है,
ठीक है ना. देयर इज नो नेगोशिएशन एज सच. दे these countries believe that India wants to them to fall in line. जो उनकी इंडिया की पॉलिसी है उसकी लाइन में तो जाओ. या फिर जो भी इंडिया बड़ा पॉलिसी कुछ इनिशिएटिव लेता है, इट डजंट नेगोशिएट विद देम और टॉक्स अबाउट इट. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया न्यूक्लियर हुआ या कोई इंडिया वेपन बना रहा है तो उसके बारे में कोई बात नहीं होती है ना. या फिर अगर कोई वाटर ट्रीटी है या फिर कोई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं तो वहां पे भी उनको, जो वहां की ऑल अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो और इसके रेपरकशंस होते हैं. जैसे इंडिया ने मालदीव में इतना इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जब आपने उनसे ढंग से नेगोशिएट नहीं और सारे स्टेक होल्डर्स से नेगोशिएट नहीं किया तो हुआ क्या. आ तो क्या आउट, जो आपके मोहम्मद कौन है, मिजू, राइट, मिजू, हाँ, तो इंडिया आउट कैंपेन चलने लग गया. अभी बांग्लादेश में भी यही चल रहा है कि हाँ भाई जो अदानी का गैस पावर जहां से इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं हम उसको रीनेगोशिएट करेंगे, राइट. ओके. थर्ड इज एग्जैजरेटेड थ्रेट परसेप्शन. ठीक है, उनको लगता है कि इंडिया इज अ थ्रेट टू देयर आइडेंटिटी, इट्स अ बिग ब्रदर. ठीक है ना. तो वो कोई भी स्टेप लेते हैं तो यहाँ इस थ्रेट परसेप्शन के वजह से टू सिक्योर, सिंस साफ सी बात है दे आर politically a separate country, so they always use what we call as a Chinese card. अब जितनी भी कंट्री हैं वो चाइनीज कार्ड खेलती हैं इंडिया के अगेंस्ट. दे नो दैट दे कैन नॉट स्टैंड अगेंस्ट इंडिया. नाउ दिस इज अ बेसिक थ्रेट परसेप्शन. भैया इंडिया अगर सपोजली इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, अगर कोई भी वेपनरी खरीद रही है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही है, सो इट्स फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन. बट देयर इज सॉर्ट ऑफ अ बिलीफ दैट कि भैया इंडिया इज अ थ्रेट to their national security, to their identity, right? So these are all the issues. Obviously they are all interconnected. ऐसा नहीं है कि you can see an isolation, but एग्जाम में अगर आंसर लिखना होगा तो आप ऐसे इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं. ठीक है. एंड वेन एवर यू राइट आंसर, ट्राई, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो एग्जाम्पल के साथ उसको एनरिच करो. कोई भी हो, भले GS2 हो, GS1 हो, एनरिच करो. इट विल शो योर अंडरस्टैंडिंग. वरना अंडरस्टैंडिंग कैसे बताओगे आपको आता नहीं आता, रट के चले जाओ, है ना. आ रहा है समझ. थोड़ा सा के लिए इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है. नाउ सो व्हाट शुड बी द पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन फॉर इंडिया, कि हाउ शुड इंडिया डील विद द नेबर्स, राइट. तो पहली चीज है, नंबर 1, सेंसिटिविटी टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. वही आइडेंटिटी क्राइसिस के थ्रू जा रहे हैं वो. ठीक है. तो जब भी इंडिया कुछ स्टेप ले तो सोचे इस बारे में कि वहां पे इंपैक्ट क्या पड़ सकता है. तो यू कैन ऑलवेज कोरिलेट विद द आइडेंटिटी क्राइसिस वाला इश्यू. ठीक है ना. नंबर 2 इज नो इंटरप्शन इन डायलॉग. नाउ देखो, नॉर्मली अगर दो इंसान भी हो, ठीक है, आप सोचना इस बारे में, अगर जहां पे बात करना बंद हो जाती है उसके बाद प्रॉब्लम और ज्यादा होती है. बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज यू स्टार्ट बिलीविंग ऑल इन द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल. होता है ऐसे. और जैसी बात होती है थिंग्स फॉल इन प्लेस, राइट. सो हियर इज आल्सो एन इशू बिटवीन कंट्रीज. इफ दे स्टॉप टॉकिंग, सो the negative bias toward that countries increases drastically. कि वो क्या कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, उल्टा सोच रहे हैं, मतलब उल्टा ही जाता दिमाग, तो कंट्रीज बेस्ड सोचती हैं. सो second thing is there should be no interruption in dialogue. Even if we say talk about China right now, तो at least there was continuity in dialogue. ऐसा नहीं था कि हमने सब कुछ बंद कर दिया जैसे पाकिस्तान के साथ करा हमने, है ना. तो डायलॉग चल रहा है. तो अब आजकल हम जो न्यूज में सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं हम न्यूज में, कि हाँ अभी परसों ही शायद उनकी थी फॉरेन मिनिस्टर की वो, कि यस वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू एंड मोस्ट ऑफ द इश्यूज हैव बीन रिजॉल्व्ड ऑन दी बॉर्डर, LAC. तो क्या है, वो डायलॉग चलता रहा ना, भले 3-4 साल हो गए, राइट. और ये इस लेवल तक एनिमिटी नहीं बढ़ी कि दोबारा लड़ाई हो जाए. बट सेम थिंग कांट बी सेड अबाउट पाकिस्तान. नाउ द थिंग इज पाकिस्तान इज अ यूनिक केस. दो मेनी scholars, people argue about it that we should open dialogue with Pakistan. लेकिन इंडिया ने अब हार्ड स्टांस ले लिया कि दैट टेररिज्म एंड डायलॉग कैन नॉट, टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, है ना. तो पाकिस्तान के साथ हमारा अलग से ही हो गया. सो वी हैव स्टॉप्ड ऑल काइंड ऑफ कनेक्शन विद देम. दो
बीच बीच में न्यूज़ आती रहती है कि हाँ जो आपके एनएसए हैं वो यहाँ मिले, दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व, बट देयर इज नथिंग टू रिजॉल्व बिकॉज वो दे कांट सी आई टू आई। ठीक है, वो लोग सुधरेंगे नहीं, तो अब इंडिया का स्टांस से हो गया है। ठीक है, लेकिन इन जनरल वी शुड नॉट इंटरप्ट डायलॉग इवन इफ यू टॉक अबाउट मालदीव्स। नाउ द मालदीव्स प्रेसिडेंट मिस्टर मिजू इज हियर। ठीक है, आज ही शायद दिल्ली पहुंचेंगे, और his whole plank when he fought the election was India out, right? लेकिन ऐसा नहीं करा, इंडिया ने ऐसा स्टैंड ले लिया कि भाई अगर ये आएगा हम बात ही नहीं करेंगे, कोई बैक चैनल चलती रहती है बातें। ठीक है ना, नाउ ही हैज आल्सो सॉफ्टवेयर स्टांस, राइट, कि नहीं मेरा कभी ऐसा स्टैंड नहीं था जो भी था। सिमिलरली विद केस ऑफ बांग्लादेश, राइट, बांग्लादेश में अभी क्या हुआ है, शेख हसीना वाज ऑल मतलब प्रो इंडिया, अभी क्या हुआ वहां पे जमाते वाली जमात इस्लामी और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वो पावर में आने की उसमें है, दे हैव एन अपर हैंड। बट द थिंग इज, डिड इंडिया केप्ट ऑल इट्स एग्स इन वन बास्केट शेख हसीना के साथ, या फिर हमारी बैक चैनल बात चल रही है ना, वो भी कमिंग डेज में आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना, सो द थिंग इज देयर शुड बी नो इंटरप्शन इन डायलॉग। जैसे अभी अगर नेपाल की बात भी करोगे तो केपी ओली पावर में दोबारा आ गए। अब यहाँ इतनी चीजें चेंज होती है ना, आप याद भी नहीं कर सकते अच्छा उसका नाम क्या था। उससे पहले कौन थे, प्रचंड थे, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के थे। उससे पहले कौन थे, शर्मा। अब वो सारी चीजें इतनी मिक्स होती है। थिंग इज, तो इंडिया को सबसे बात करते रहनी चाहिए, इवन विद द पॉलिटिकल ऑफ द ऑपोजिशन हु आर नॉट इन फेवर ऑफ यू, वरना बांग्लादेश वाले हाल भी हो सकते हैं। ठीक, देन इज थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन रेसिप्रोकेसिटी। ठीक है, तो ये हमने इसमें देखा था, किसमें, गुजाल डॉक्ट्रिन में। सो वी टॉक्ड अबाउट दिस कि वी शुड डू थिंग्स फॉर द नेबरिंग कंट्रीज विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, और हमने करा भी वही। ठीक है, विद मेनी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल आपको मैंने कल एग्जांपल भी दिया था बांग्लादेश के साथ, जीरो ड्यूटी के साथ हम पूरा उनका टेक्सटाइल लेते हैं, राइट। इवन इफ यू टॉक अबाउट अभी डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर हुआ था कुछ साल पहले और अभी भी हो रखा है, फ्लड इन नेपाल, एंड देयर वाज एन अर्थक्वेक इन 2015-16 आई सपोज, तो ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, है ना। तो द थिंग इज दिस इज गुड 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 थिंग, राइट। तो हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते उनसे रिटर्न में, या फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी हुई थी तो उस समय हमने फ्री में वैक्सीन अपने नेबरहुड में सारी बांट दी थी, राइट। सो दैट इज अ गुड थिंग। So this is which India should do to ensure confidence in the citizens, the civil society there, and even the politicians. ठीक, maintaining people to people contact. Now thing is people to people contact क्या है, अभी जो डिप्लोमेसी होती है आपका होमवर्क है, आप देखोगे इसको भी, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, ठीक है, और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। क्या होता है, कहीं कहीं इसको बोलते हैं ट्रैक 1, 1.5 और 2। ठीक है, ये देखोगे क्या होता है, तो उसमें एक एस्पेक्ट ये है पीपल टू पीपल कांटेक्ट। ठीक है, अभी क्या है, दो कंट्रीज के बीच में जो रिलेशनशिप है, एक तो है जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, उनके बीच में। ठीक है ना, देन यू हैव ब्यूरोक्रेटिक, जो ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे से बात कर रही है। एक तीसरा सिविल सोसाइटी भी बात करें, वहां के जो एनजीओज हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ थी हमारी अमन की आशा, अगर किसी को याद हो, तो बीच में वो दैट वाज इनिशिएटिव बाय टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज इंप्रूव्स। अब वो कैसे होगी, जब वहां पे भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जो पीस चाहती हो और इंडिया में भी चाहती हो। देखो, कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर या कोई भी लीडर, unless is a very brute or you can say a dictator, cannot go against the will of the people. If today we say that we want a good relationship with Pakistan, so people need to accept that fact. आ रहा है समझ, और वो का कैसे कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो कॉन्स्टिट्यूंसी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। आ रहा है समझ, अब वो होता कैसे है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, वहाँ के यहाँ के कुछ बच्चे वहाँ जाएंगे, यहाँ के वहाँ आएंगे, या फिर अकेडमिक्स जाते हैं। ठीक है ना, आप वहाँ पे जो कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है वो जा रहे हो, देन देयर इज बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। सो ये सारी चीजें अगर रहती हैं, सो देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हिच वांट्स पीस, एंड देन द गवर्नमेंट कैन सेल द आइडिया दैट हम चलो
पाकिस्तान की स्पेसिफिक बात करें तो हाँ भाई वी वांट टू रीस्टार्ट दी रिलेशनशिप, बट अगर सपोजिटली आउटराइटली हम स्टार्ट कर दें अभी एंड देयर इज अ फीलिंग ऑफ व्हाट एनिमिटी बिटवीन द कंट्रीज, इट्स डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिफ्थ, last but not the least, right, whatever you do, you agar India gives more, right, whether it's financially, right, diplomatically, everything, ठीक है ना, कि and expects nothing in return, but still there is a red line that these neighboring countries should not cross. एक लक्ष्मण रेखा है कि आपको ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जो हमने पाकिस्तान के संग कर दिया, बोल दिया कि दैट your territory should not be used for anti-India activities, particularly terrorism. And similarly with Bangladesh and every country, अगर ऐसा होता है तो that is a red line for us because it will create what internal security issues for India. आ रहा है समझ? तो ये भी एक है, ऐसा नहीं सबको अच्छा अच्छा इंडिया देता रहे, लेकिन अगर रेड लाइन आपने क्रॉस करी है, यू हैव टू पे द. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया के लिए जो नेपाल के साथ रिलेशनशिप थी, उसमें जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उसमें अब नेपाल की अगर आप डेमोग्राफी पढ़ोगे और नेपाल में कैसे पावर पॉलिटिक्स चलती है तो उसमें पहाड़ी पीपल है एंड मदेसीज. और यहाँ पर क्वेश्चन भी आया था हु आर द मदेसीज, उत्तराखंड पीसीएस में 2012-15 कभी आया था. तो मदेसी जनरली क्या है, जो प्लेन में लोग रहते हैं एंड दे हैव अ कल्चरल रिलेशनशिप विद इंडिया अक्रॉस द बॉर्डर. सो वो इंडिया के संग मतलब बोलते हैं कि दे आर मोर मच पर प्रो इंडिया जो मदेसी हैं. एंड द रियल जो पावरफुल है वो पहाड़ी हैं वहाँ के. सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग फॉर्मुलेटेड, सो द पीपल हु आर द एलिट्स, द पहाड़ीज, डिड नॉट वांटेड टू शेयर पावर विद द मदेसीज. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वैसे बनाया. तो इंडिया ने क्या करा उसका रिएक्शन में 2016 में ब्लॉकेट कर दिया. नेपाल में जाने के सारे सारे रास्ते रास्ते रोके, जो वो लैंडलॉक कंट्री है तो जो उनकी गैस, उनका खाना पाना सब रोक दिया. मे बी दैट वॉज अ रेड लाइन फॉर इंडिया कि भैया आप ऐसा मत करो. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो ये एक पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है जो इंडिया को बेसिकली फॉलो करना चाहिए इंडिया अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ. आई होप एवरीवन गॉट इट. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो अभी हमारी लेटेस्ट पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू इट, इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. ये 2014 की है. ठीक है. सो एज आई सेड, नेबरहुड इज रियली इंपॉर्टेंट. सो व्हेन Modi ji came into power, so his first what you can say policy initiative with respect to foreign policy in itself and towards neighbor was this, जिसको हम बोल रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. तो इसके सेलिएंट फीचर क्या हैं? ठीक है. नंबर वन वाज you give more focus on the neighbors, you put more focus, you give them more importance and start dialogue. So पहला प्रायोरिटी है. अब इसका एग्जाम, हर चीज का एग्जाम्पल होना चाहिए. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्यूरिंग दी 2014 सेरेमनी, जब मोदी जी शपथ ले रहे थे, शपथ, तो उस समय आपने जितने भी सार्क के लीडर थे सबको बुलाया था, इवन पाकिस्तान. राइट. ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने ट्राई नहीं करा. उसके बाद उस टाइम नवाज शरीफ थे. नवाज शरीफ का बर्थडे था, आई थिंक इट्स इन दिसंबर, आई रिमेंबर, या उनकी बेटी का बर्थडे था, शादी थी. हाँ? और वो बिना मतलब शॉर्ट नोटिस पे पाकिस्तान लैंड कर गए. सो ही ट्राइड, ऐसा नहीं है. राइट. बट उसके बाद फिर आपका बालाकोट वगैरह सब हुआ, तो उसके बाद सब फिर दोबारा बंद कर दिया. सेकेंड इज रिजॉल्विंग बायलैटरल इश्यूज. सो जो बायलैटरल इश्यूज हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ वी ट्राइड कि हम जो हमारे बायलैटरल इशू हैं वो रिजॉल्व करें, और द सिविलियन गवर्नमेंट वाज विद अस विद दिस. लेकिन जो पाकिस्तान में डीप स्टेट डजंट वांट, तो फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ को हटा दिया. या फिर अगर नेपाल की बात करो, नेपाल में जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी का एक फैक्शन है जो विच इज बेसिकली एंटी इंडिया, जो भी केपी ओली है. तो ऐसा नहीं है कि Mr. Modi was the first prime minister in the last 17 years who visited Nepal, right? So India wanted to resolve the issue and it took the initiative. So it's one of the features of what? Neighborhood first policy. Similarly, if we talk about
कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो नेबरहुड फॉर, देखो साफ सी बात है, अगर अभी बोला जाता है सार्क, सार्क इज द रीजनल एसोसिएशन यहाँ का, साउथ एशिया का, इट इज वन ऑफ द लीस्ट कनेक्टेड area in the whole world, right? And without connectivity there could be no, what we can say, economic interdependence। कोई इकोनॉमी नहीं, ना पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा, ना आप इकोनॉमिकली फ्लरिश कर पाओगे, राइट? सो थिंग इज कनेक्टिविटी इज अ बिग थिंग, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इसके ऊपर भी फोकस रखा हुआ है। कैसे? अब इसमें एग्जाम्पल कैसे लिखोगे आप कनेक्टिविटी के लिए? सबसे पहले तो हम करेंगे इसमें BBIN कॉरिडोर, सुना होगा आपने, BBIN, ये है आपका बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, ठीक है ना? ये एग्रीमेंट है, जिसको नहीं पता उसको घर जाके देखना, ठीक है? इसके अलावा आप कनेक्टिविटी देखोगे, एक है कालादान, कालादान मल्टी मोडल कॉरिडोर, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोल लो, ठीक है ना? तो कालादान क्या है? एक जगह है इन म्यांमार। सो घर जाके देखना कि कैसे हम लोग म्यांमार, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के उसमें है साफ्ता। हाँ, साफ्ता पुराना हो गया यार, साफ्ता इज अ नॉन स्टार्टर। तभी हम लोग अब जो सब रीजनल ग्रुपिंग है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इंडिया में अभी सारक और साफ्ता इज इन बैक, इट हैज बीन इन द बैक बर्नर, और कैन से कोल्ड स्टोरेज, एंड नाउ वी आर फोकसिंग ऑन सब रीजनल ग्रुपिंग, लाइक BBIN हमने ट्राई करा, बीमस्टेक हम ट्राई कर रहे हैं, है ना? तो ये चीजें में कर रहे हैं। जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, तो इट्स बेसिकली पार्ट ऑफ योर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कि हम लोग जो ईस्ट एशिया उससे कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, है ना? तो ये म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी खुल जाएगा आपका। तो सितवे पोर्ट से कनेक्टिविटी है, स्टार्ट फ्रॉम या कोलकाता, राइट? एंड कोलकाता से फिर आप सितवे पोर्ट जाते हो सी से। मल्टी मॉडल का मतलब क्या होता है कि यू आर यूजिंग मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है? तो कोलकाता से आप सितवे जा रहे हो, सितवे से फिर आप रिवर से, जो आपका कालादान रिवर है, उससे ऊपर जा रहे हो, और फिर वहां से रोड से आप नॉर्थ ईस्ट से अपने कनेक्ट कर रहे हो, दिस कालादान। ऐसी एक और है IMT कॉरिडोर, इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, ठीक है? ये भी बन रहा है आपका एक ट्राइलेटरल हाईवे, IMT ट्राइलेटरल हाईवे है ये, ठीक? तो कनेक्टिविटी की बात कर चल रही है। ऐसी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाने की बात है कि भैया वी शुड डू समथिंग अबाउट, बट थिंग इज कि नहीं हो पा रहा है, दो वी ट्राइंग अ लेवल बेस्ट फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर गिविंग आउट ग्रांट्स टू दीज कंट्रीज। जैसे भूटान के साथ हमने वहाँ पे पूरा पूरा उनका हाइड्रो पावर जनरेशन है, हम लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं उसमें। इन मालदीव्स वी हैव गिवन सो मच इनसे एड प्लस इन्वेस्टेड, जो आपके उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, राइट? या फिर उनका जो अभी एयरपोर्ट बन रहा था, लेकिन उसे फिर भगा दिया था इंडिया को बाहर, उसमें 2012 में। या फिर श्रीलंका में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ऐसे और इसमें बहुत सारी छोटी चीजें हैं, वो आप बायलैटरल में एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है ना? ओके, देन टेक्निकल कोऑपरेशन। टेक्निकल कोऑपरेशन कैसे? फॉर एग्जांपल्स में डालना है तो आप ये बोल सकते हो, जैसे साउथ एशियन जो यूनिवर्सिटी है आपकी दिल्ली में, साउथ एशिया की यूनिवर्सिटी, सार्क का एक इनिशिएटिव तो है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, नहीं पता? ठीक है, देखना साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपने एक सार्क, SARAC, सार्क, सार्क सैटेलाइट लॉन्च करी है ना? ये सुना होगा, सार्क सैटेलाइट लॉन्च हुई है, तो ये सबके लिए फ्री करी हुई इंडिया ने, आप यूज करो इसको, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन। ऐसी डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था आपको मिशन मैत्री, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था, या फिर जो कोविड हुआ उसमें वैक्सीन वगैरह, इट वाज अ बेसिकली अ डिजास्टर ओनली, राइट? सो वी गेव अवे फ्री वैक्सीन टू द नेबरिंग कंट्रीज, राइट? Sixth, military cooperation, military and defense cooperation. So there are many cadets from these countries who come to India for training purposes. Then we have your exercises, जो military exercise है, naval exercise है। अब आपका होमवर्क है, आप देखोगे इंडिया और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स बोलते हैं वैसे, ठीक है ना? ऐसी आपका नेपाल के साथ कौन सी है, बांग्लादेश की कौन सी है, एक एक नाम रट लेना, एग्जाम्पल में काम आता है ना? तो ये मिलिट्री और डिफेंस कोऑपरेशन का हो गया, राइट? सो दिस इज योर इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है ना?
चैलेंजेस क्या है, क्योंकि इंडिया इतना ट्राई करने के बाद भी कोई ना कोई इशू आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन ऑलवेज से, एक मिनट, हाँ, कौन है इतनी लेट नाउ, व्हाट आर द इश्यूज। अभी हमने बात करी कि ठीक है, इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है एंड इंडिया नीड्स द नेबरहुड, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, बट व्हाट आर द चैलेंजेस विच इंडिया इज फेसिंग अपार्ट फ्रॉम योर आइडेंटिटी क्राइसिस जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना, बिग ब्रदर सिंड्रोम एंड थ्रेट परसेप्शन, देयर सर्टेन इश्यूज विच इंडिया फेसेस कि उनकी जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इट इज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली एज करनी चाहिए। कौन कौन से हैं आप? नंबर वन इज अनफेवरेबल स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। अब स्ट्रक्चरल चैलेंज क्या होते हैं? अगर आप सोसाइटी पढ़ते हो कि ठीक है, कुछ चीजें हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड है उस सोसाइटी में, जैसे हम बोलते हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम है, इट्स स्ट्रक्चर्ड, राइट, इट हैज इट्स ओन रूल्स, ठीक है ना, इट्स ओन रेगुलेशन, इट्स ओन बैकग्राउंड एंड पीपल बिलीव इन इट। ऐसी कुछ ऐसी स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज में विच इंडिया उसका कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले श्रीलंका में तमिल इशू, ठीक है, भले उन लोगों ने फिर वहां पे सिविलियन जो उनकी वॉर चली, ठीक है, तमिल एलम वॉर 1 2 3, ठीक है ना, लेकिन इंडिया कुड नॉट सॉल्व दिस इशू ऑन इट्स ओन। पढ़ा है फिर श्रीलंका इशू में, तमिल वॉर पढ़ी होंगी ना, एलटीटी वगैरह की, तो वो, तो दिस इज स्ट्रक्चरल इशू देयर। सिमिलरली इन नेपाल द मधेसी एंड पहाड़ी इशू, पहाड़ी और नेपाल उनके बीच में जो प्रॉब्लम है, इशू है, इंडिया कैन नॉट रिजॉल्व इट ऑन इट्स ओन, वो उनका अपना प्रॉब्लम है। एंड थर्ड इज म्यांमार में जो रोहिंग्या वाला इशू है। रोहिंग्या के बारे में पता होगा आपको, दे आर द, ये जो टर्म यूज होता है, मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी इन द वर्ल्ड, दे आर आल्सो कॉल्ड बोट पीपल, दे फॉलो इस्लाम, दे आर मुस्लिम्स एंड दे आर मेजॉरिटी इन रखायन प्रोविंस इन म्यांमार, ठीक है। उनका 2015-16 से परसिक्यूशन चल रहा है वहां पे। तो दीज आर इश्यूज विच आर विद इन दैट कंट्री एंड इंडिया हैज नॉट मेड इट। तो ये एक इशू रहता है और ये दिस प्लेज आउट इन फॉरेन पॉलिसी एज वेल, दैट्स व्हाई अब यहाँ पे भले वो तमिल वाला इशू है, नेपाल वाला या रोहिंग्या, तो ये एक प्रॉब्लम रहती रहती है, ठीक है ना। नंबर टू, लैक ऑफ कंसेंसस ऑन कोर इशू। सो जितनी ये कंट्रीज है हमारी आजू बाजू की, इसमें कुछ कुछ ऐसे इशू है जहां पे वी डू नॉट सी आई टू आई और वी डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट, राइट, कि ये चीज रिजॉल्व इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह या इस तरह से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर शेयरिंग की, ठीक है, वाटर शेयरिंग की बात करें तो अगर हम इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो चलो ठीक है, हमने गंगा रिवर जो है उसका प्रॉब्लम तो रिजॉल्व कर दिया था, फराक्का बराज वाला जो कल मैंने आपको बताया था, लेकिन ऐसे तीस्ता है, इंडिया से आती है, हमेशा कुछ ना कुछ इशू रहता है, क्या कि वेस्ट बंगाल इज, जो गवर्नमेंट है, इट डजंट वांट, राइट, इट क्रिएट्स इश्यूज। सो अभी तक तीस्ता वाटर के ऊपर हमने एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाए। या फेनी रिवर है, ठीक है ना, वही बांग्लादेश से हमारा इशू है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान, तो इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने की बात चल रही है अभी, है ना, बट बात ही चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है इस बारे में। सिमिलरली लैक ऑफ कंसेंसस ऑन टेररिज्म, और टेररिज्म आपको पता है एक बड़ा इशू है, बट अगेन ये वाला जो इशू है ये पाकिस्तान के साथ है, राइट, बट वी डू नॉट हैव अ कंसेंसस कि क्या टेररिज्म की डेफिनेशन होनी चाहिए, कौन टेररिस्ट है कौन टेररिस्ट नहीं है, राइट। सिमिलरली कनेक्टिविटी इशू, अगर बात करें कनेक्टिविटी क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी बीबीआई की थोड़ी देर पहले, है ना, इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। भूटान अब इसके बाहर आ चुका है, इट हैज बिकम एन ऑब्जर्वर, बट इट डजंट वांट कि वहाँ भी ये जो हमारा कॉरिडोर है, क्योंकि इसके खुलने के साथ भूटान में काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बढ़ जाएगा एंड इट इज़ अ फ्रेजाइल इकोलॉजी, तो अभी भूटान ने इसमें रेड फ्लैग रेस कर दिया है, राइट। सो वी डू नॉट हैव अ कंसेंसस ऑन कोर इश्यूज, कैसे करे चला जाए, तो हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक रीजन ये भी है। ओके, थर्ड, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, ये तो आपने अभी मैंने थोड़ा पहले इलैबोरेट करा था, नेपाल में, मालदीव्स में,
श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अभी थोड़े पहले बताया एक एक करके, तो आप ये भी लिख सकते हो उसमें, राइट। फोर्थ, नाउ द बिगेस्ट thorn, or you can say biggest hurdle, is the continuous animosity between India and Pakistan. Both are the biggest countries of the region, और ये हमेशा इशू क्रिएट होता रहता है, राइट। द एंड यू कैन ऑलवेज राइट दीज रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ सार्क ऑल्सो। सार्क के फेलियर के रीजन क्या है, आप ये सारे बता सकते हो, है ना, क्योंकि जो भी इंडिया इनिशिएटिव लेता है, पाकिस्तान इज नॉट, बिकॉज इट विल टेक एन एंटी इंडिया स्टैंस, सिंपल एज दैट, एंड इट विल ट्राई कि जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश की बात करें अभी, तो बांग्लादेश में जैसे अभी जमात इस्लामी एंड द पीपल हु आर नॉट, यू कैन से हु आर नॉट एंटी इंडिया बट वर नॉट इन गुड बुक्स, ठीक है ना। तो अभी क्या आप देखोगे, वो लोग पाकिस्तान से रिलेशनशिप सुधारने की बात करने लग गए, तो पाकिस्तान ऑलवेज टेक्स एन एंटी इंडिया स्टैंड, ये है। तो इसके वजह से जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या फिर द फेलियर ऑफ सार्क, सो कैन ऑल गिव ऑल दीज रीजंस, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इम्पैक्ट ऑफ चाइना, ठीक है, कि जो मैंने आपको बताया कि हाउ द ऑपोजिशन मेंबर्स और पीपल देयर, द पॉलिटिकल पार्टीज यूज द चाइना कार्ड, राइट। सो चाइना का आपको मैंने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के बारे में हमने पहले बात करी है, राइट। देन द चाइनीज BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राइट। साउथ एशिया की जितनी मेजर कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज ने साइन करा हुआ है, राइट। एंड इट इज एक्वायरिंग व्हाट ही से इज स्ट्रैटेजिक रियल एस्टेट, फॉर एग्जांपल इन हम्बनटोटा ना, वो 100 साल की ले लिया, क्यों, वो तो अपने पढ़ाई वो जब BRI पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको BRI में क्या इश्यूज हैं। तो एक ये है कि जो लोन है आपका, जो इसको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बोला जा रहा है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, तो चाइना इज एक्वायरिंग दी स्ट्रैटेजिक एसेट्स अराउंड इंडिया, या फिर ग्वादार पोर्ट हो गया, पूरा पाकिस्तान तो पूरा बिक ही गया, है ना। तो एक ये हो गया, फिर चाइना कार्ड मैंने आपको समझा दिया था पहले। सिमिलरली चाइना हैज टेकन एन इनिशिएटिव, अब ये जनरली कम लोगों को पता है, चाइना साउथ एशिया कोऑपरेशन फोरम। सो बेसिकली चाइना इज ट्राइंग टू इंक्लूड इन इंडिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इंडिया क्या है, देखो हर एक जो एक टर्म यूज होता है इंटरनेशनल रिलेशन, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो जैसे मैंने आपको चाइनीज मोनरो डॉक्ट्रिन बताई थी, राइट, दैट चाइना कंसिडर्स ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी एज इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट। Similarly, India considers South Asia as sphere of influence, but China has intruded there. और अब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन भी हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक, राइट। सो ऑल दीज आर द रीजन फॉर द डिस्कनेक्ट। आया समझ? अब आपके पास एक पूरा एक टेम्पलेट है आंसर लिखने का, कुछ भी आएगा। अब इसके बाद आपकी होती हैं, इसको तो ठीक है, अगर इसको छोड़ दो अभी, ये इतना जरूरी नहीं है। ये चलो आगे भी चलते हैं, एक बार ये भी पढ़ लेते हैं, इंडिया वाटर रिलेशनशिप। नाउ मैं इसमें बायलैटरल रिलेशनशिप की बात नहीं करूंगा, मैं इसमें इंडस वाटर ट्रीटी की बात करूंगा, ठीक है। हम नेबरहुड पढ़ रहे हैं, तो नेबरहुड में एक मेजर इशू है कि आपका वाटर, बिकॉज मेनी ऑफ द रिवर्स विच फ्लो इन द सब कॉन्टिनेंट are what transboundary or international rivers, right? It starts in one country and flow into the other country. So and water is really important, number one because most of the countries are agriculture based, ठीक है ना। और दूसरा है कि अब खासकर दो दे आर पेरिनियल रिवर्स, मोस्ट ऑफ देम आर पेरिनियल रिवर्स सिंस दे स्टार्ट ओरिजिनेट इन हिमालयस, बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अब इश्यूज आने लग गए। मोर ओवर इंडिया में अब डेवलपमेंट काफी फास्ट पेस से हो रहा है, सो आर डिमांड फॉर एनर्जी हैज आल्सो इंक्रीज, सो हाइड्रो पावर एनर्जी पे काफी फोकस रहता है। तो जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, तो कौन कौन से, फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना, बांग्लादेश, चाइना जो ब्रह्मपुत्र है, राइट, नॉर्थ ईस्ट में, तो एक तो वो है ना। चाइना के साथ हमारा अलग ही है कि चाइना इज कंप्लीटली ओपेक विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू ब्रह्मपुत्र, विच इज कॉल्ड सैंगपो, सैंगपो इन चाइना, ठीक है। उसका वाटर पूरा डाइवर्ट कर रहा है, इट्स वेरी ओपेक, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, जो देखो चाइना के साथ सिर्फ एक ब्रह्मपुत्र का इशू है,
और ये भी बोला जाता है कि फ्लडिंग का रीजन जो नॉर्थ ईस्ट में वन ऑफ द मेजर रीजन इज दैट चाइनीज एक्टिविटीज इन ब्रह्मपुत्र इन द अपर रीचेस। फिर आता है आपका इंडिया नेपाल। तो इंडिया नेपाल के बीच में अब आपका होमवर्क भी है, आप देखना भी कौन कौन सी मेजर रिवर फ्लो करती हैं, जैसे काली हो गई और कोसी, तीस्ता नहीं है, तीस्ता कहाँ से आ गई, ठीक है ना, ये आप देखोगे इसको। फिर ऐसे इंडिया भूटान में रिवर का नाम रटने की जरूरत नहीं है, वो अजीब अजीब नाम है, लेकिन इंडिया भूटान रिलेशनशिप जो है, द मेजर बेडरॉक ऑफ इंडिया भूटान रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक डायमेंशन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोऑपरेशन, रिमेंबर दिस, ठीक है। ये बायलैटरल रिलेशनशिप का पार्ट है, मैं सिर्फ अभी रिवर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो भी मैक्रो लेवल पे। आई एम नॉट गोइंग इनटू निटी ग्रिटी की, भैया मैं हर एक इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक मैक्रो लेवल पिक्चर दे रहा हूँ यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी है। द थ्री वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, राइट, बिलोंग टू पाकिस्तान एंड थ्री ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स बिलोंग टू इंडिया, ठीक। नाउ जो आने वाले टाइम पे और या फिर जो अभी भी इश्यूज आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, नाउ thing is, if they ask you about this particular dimension with respect to transboundary river in South Asia, तो आपके पास एक रेडीमेड टेम्पलेट रहेगा, ठीक है। पहले बारे में बात करोगे कि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं जो हिमालय में ओरिजिन होती हैं एंड दे आर पेरिनियल, राइट। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन दैट कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना, और मैंने आपको बताया था क्लाइमेट चेंज की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, राइट। तो अगर आपको इसको वो ढंग से लिखना है, एनालिटिक लिखना है, तो मैं आपको वो पॉइंट्स बता रहा हूं यहाँ पे। तो पहला है कि क्या इश्यूज हैं वाटर शेयरिंग के उसमें। तो पहली चीज आप लिखोगे इसमें ओल्ड ट्रीटी है, द ट्रीटी विच हैव बीन साइंड आर वेरी ओल्ड, एंड इसमें आप एग्जांपल दोगे इंडस वाटर ट्रीटी का, IWT, इट वाज साइंड इन 1960, ठीक। दे आर ओल्ड ट्रीटी विच वाज साइंड वे बैक। अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है कंप्लीटली डिफरेंट है, सो वी नीड टू व्हाट, रीनेगोशिएट, राइट। नंबर 2 इज इंडियाज मेजर डोमेस्टिक रिवर डिस्प्यूट। सो इंडिया में जो डोमेस्टिक इशू है उसके वजह से भी आपकी जो ट्रांस बाउंड्री रिवर शेयरिंग है, जो एग्रीमेंट इंडिया चाहता भी था साइन करना, नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया तीस्ता रिवर का। तीस्ता रिवर में क्या हुआ था कि मनमोहन सिंह जी गए थे बांग्लादेश, एंड तीस्ता इज एन इंपॉर्टेंट रिवर फॉर बांग्लादेश, राइट। तो जो दीदी थी उन्होंने लास्ट मोमेंट में मना कर दिया, शी वोंट गो, राइट, एंड दैट एग्रीमेंट वाज नॉट साइंड। सिमिलरली जो फेनी रिवर का है वो भी अभी नहीं हो पा रहा है। तो जो इंडिया का डोमेस्टिक डिस्प्यूट है उसको हमने खुद रिजॉल्व नहीं करा, एंड वी वांट टू साइन व्हाट, ट्रीटी। तो वो जब तक नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं करो डोमेस्टिक, तो वहां पे भी नहीं होगी, ठीक है। थर्ड इज वी डू नॉट हैव एनी multilateral agreement. When you say multilateral, मतलब between the countries. Now, for example, ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा जो है अपर रिपेरियन चाइना, ठीक है ना, फिर इंडिया में आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट हाउ टू शेयर वाटर, ठीक है। तो एक ये बड़ा इशू है, होना अगर होता तो मे बी साइंटिफिकली हम चल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस वाटर ट्रीटी का है, वी नो हाउ मच वाटर किसका कितना होता है, ठीक है। Fourth is geopolitical rivalry and mutual distrust. This is particularly with respect to India and China. As I said that China, जो Tibet पूरा एक one of the reasons Tibet has been acquired, one of the reasons, right, is because of the rivers also. Because Tibet has got a lot of glaciers, right, and China wants to divert water from those rivers towards its central चाइनीज टेरिटरी जहां पे कम पानी रहता है, राइट। तो अब चाइना बीइंग द बिगर पावर एंड व्हाट हैज स्टार्टेड डूइंग इज इट स्टार्टेड बिल्डिंग डैम्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट रिफ्यूजेस टू शेयर एनी काइंड ऑफ डेटा विद इंडिया, ठीक है, कुछ भी शेयर नहीं करता। तो ये एक बड़ा इशू है, जबकि इंडिया को इस बारे में बात करनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, इमर्जिंग चैलेंज जो अभी वाटर शेयरिंग में है, तो ये आप लिख सकते हो वहां पे। नंबर इज ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर स्कैर्सिटी, ठीक है। अब आप देख रहे हो कभी ड्राउट की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, या फिर आप देखोगे जो बारिश होती है एकदम से होती है, कभी फिर बिल्कुल ही सूखा पड़ जाता है, राइट। तो
ये बड़े एक चैलेंज हैं जो रिजॉल्व करने चाहिए, राइट, बिकॉज व्हाट, जो मेजर जो रिवर्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट ओनली। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको आप लैक ऑफ जो ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, आप इसको इस वाले पॉइंट से मर्ज कर सकते हो जो मैंने आपको थोड़ी पहले बताया, है ना। 4-5 पॉइंट लिखोगे, योर आंसर विल बी कंप्लीट। गॉट इट? इजी है? नहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी क्या? देखो आप पढ़ोगे तो रिवाइज करोगे सारा हो जाएगा, ठीक है ना, वरना तो ये है कि फिर ये आंसर कभी कुछ होगा ही नहीं। अब करना क्या चाहिए, ये तो इश्यूज बताए मैंने आपको, आंसर मैं आपको पूरे टेम्पलेट बता रहा हूँ आंसर लिखने का, ठीक है। आप क्या करो, अब ये आइडियलिस्टिक आंसर होता है, बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने कहा बोला ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना, आंसर लिखना है आपने, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि जो मैंने इश्यूज बताए उनको उल्टा लिखना स्टार्ट करोगे। तो पहले आप बोलोगे कि हाँ भाई एक रीजनल वाटर गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इतनी सारी रिवर्स हैं जो ट्रांसबाउंड्री हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड हम कैसे उसमें उसका वाटरशेड डेवलप कर सकते हैं, वाटर शेयरिंग कर सकते हैं, वो आप बता सकते हो, ठीक है। सेकंड इज a win-win situation for all, joint hydropower development, for example in India and Bhutan, ठीक है, ज्वाइंट दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। एक अगर भूटान में आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लगा रहे हो, इंडिया उसकी इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है, तुमको पैसा मिल रहा है, इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एंड दिस कुड बी डन विद अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल नेपाल, हमने ट्राई करा पंचमेश्वर डैम प्रोजेक्ट 1996, आज तक आगे नहीं बढ़ा, उस समय फ्रोजन हो चुका है, बट there are many reasons, political reasons, particularly the instability in Nepal. They do not want to move with that project forward. लेकिन that could be a best example for other countries as well कि आप उनके संग ये शेयर करो तो दोनों के लिए विन विन हो सकती है। थर्ड, जो इश्यूज इंडिया के डोमेस्टिकली है, तो आपने जो रिवर वाटर शेयरिंग है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में? 362, 263, 362 कैसे हो जाएगा? 360 इमरजेंसी वाले प्रोविजन से आगे आ गया, 262, 263 तो रिसेट है ना। अरे रिवाइज करना, ठीक है। तो अभी क्या है, ट्रिब्यूनल बनाने की बातें हैं, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूनल इंडिविजुअल के लिए बनता है, आपके हर एक रिवर का ट्रिब्यूनल बना रखा है। अभी आप देखोगे एक पर्टिकुलर एक्ट है, अभी वो पास नहीं हुई है, तो उसमें बात करी गई है कि परमानेंट ट्रिब्यूनल बनने चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज है आपको जो करनी चाहिए इसमें, कि जब आप नेगोशिएट कर रहे हो वाटर एग्रीमेंट कोई भी दूसरी कंट्री के साथ, तो जिस स्टेट पे कुछ प्रॉब्लम है, जिस स्टेट में स्टेक है उसका, उसको भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आ रहा है समझ? जैसे फॉर एग्जांपल अगर जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, तो जम्मू कश्मीर के लोगों वहाँ की है, पंजाब के, हरियाणा के, उनको भी लेना चाहिए, या फिर वेस्ट बंगाल के लिए। तो ये आप कर सकते हो टू रिजॉल्व दी वाटर इश्यू। आई होप यू गॉट इट, ठीक है, फाइन। आज के लिए इतना रखते हैं, शक्ल बता रही है ज्यादा हो रहा है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट कल करेंगे बायलैटरल रिलेशनशिप। मैं क्या करूंगा इसमें, मैं आपको एक टेम्पलेट दूंगा और एक कंट्री का पढ़ाऊंगा, बाकी फिर आप अपनी आपकी कंट्री आपकी जो किताब है जो आपको दे रखी है उसमें प्रॉपरली उसी फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है ना, कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस वगैरह, ठीक है ना, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। और फिर जो करंट वाला सेक्शन है, या फिर आईआर में मैं क्या ट्राई करूंगा, क्योंकि मेजर करंट से भी आता है, मैंने वाले पॉइंट तो आपके संग सारे इंक्लूड कर दिए हैं, वरना फिर मैं यहाँ पे बैठ के ब्रिक्स पढ़ाने लग गया, एससीओ पढ़ाने लग गया, तो हो गया काम, ठीक है। फिर मैं आपको दूंगा, किताब तो है ही है, उसके अलावा जो मेजर इश्यूज साल हुए हैं उसका एक पीडीएफ, बिल्कुल रिवीजन वाले फॉर्मेट में, टेबल वाले टैबुलर फॉर्मेट में, सो दैट थिंग्स बिकम मोर क्लियरर एंड इज इजी फॉर यू टू रिवाइज, ठीक है ना। दैट विल बी ऑल, थैंक यू।